ठीक है, कर लिया फिर सभी ने? यस सर। यस। यस सर। ठीक है। रितु, आप अभी प्रीवियस वाली क्लास में थे क्या? रितु मंत्रियान करके जो है। हाँ जी सर। अभी लास्ट क्लास में थे आप? यस सर। अच्छा, तो आपने कर लिया ये? यस सर। बताओ फिर फर्स्ट वाले का। वोल्ट पर मीटर स्क्वायर का क्या है सर? क्या है यहाँ? वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। वोल्ट पर मीटर फर्स्ट स्क्वायर। वाले का। कहाँ से देखा ये? तो खुद से किया था। अभी आपने खुद से तो करा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से आप करोगे ये फोर्स पर यूनिट चार्ज से, तो ये तो आएगा नहीं। बताओ, और वोल्ट बताओ मेरे को बेस यूनिट है कि नहीं है? 7 बेस यूनिट्स होती हैं, क्या उसमें वोल्ट आता है? नो सर। तो कहाँ से देख के करा फिर आपने? गूगल पे सर्च कर लिया कि गूगल भैया मेरे को प्लीज इसका आंसर बता दो? नो। बताओ, खुद से क्यों नहीं ट्राई करते हो? अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो करो। ठीक है, चलो फिर। दीक्षा, आप बताओ। न्यूटन अपॉन कूलम। हाँ चलो ठीक है, न्यूटन अपॉन कूलम। फिर न्यूटन को सर केजी लिखा। हाँ, और फिर कूलम को सर इससे ऊपर ले गए तो मीटर। न्यूटन को केजी। मीटर सेकंड। हाँ जी सर। न्यूटन को केजी लिख देंगे? केजी के आगे भी तो कुछ सर होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर। वो केजी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड स्क्वायर? हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जो होता है वो फोर्स की यूनिट होती है। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हाँ जी सर। तो मास की यूनिट केजी हो गई, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई। कूलाम की क्या हुई? कूलाम कूलम की। की सर हाँ बताओ। सेकंड। हाँ, आप नोट्स बना रहे हो? हाँ जी सर। तो अभी हमने कूलाम के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? हाँ जी सर। किसकी यूनिट होती है कूलाम? चार्ज की। चार्ज की होती है। तो अभी हमने जब चार्ज के बारे में पढ़ा था तो कूलाम को हमने किसके बराबर लिखा था? मीटर स्क्वायर। कैसे मीटर स्क्वायर आ गया? आपने नोट्स बनाए हैं, वहां देखो कूलाम लिखा है आपने कहीं? चार्ज की यूनिट लिखी है? अरे अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है हमने, 3-4 दिन पहले नहीं पढ़ा था ये। आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए, ये बताओ आप मुझे। हाँ जी सर बनाए हैं। तो कहाँ गई फिर चार्ज की यूनिट? अभी तो हमने ऊपर करी थी, अभी इससे पहले वाले सेशन में। दीक्षा प्लीज थोड़ा सा सिंसियर रहो, ऐसे मत करो प्लीज। नोट्स बना लो, ठीक है? क्योंकि जब लिखा हाँ ही जी नहीं है सर। तो फिर इसका मतलब है कि नोट्स बनाए ही नहीं है। अब अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आज की चीज आपको 2-3 महीने बाद कैसे याद रहेगी? बताओ, रिवाइज कैसे करोगे? तब फिर बोलोगे कि सर आप ऐसा करो, स्लाइड भेज दो मेरे को, वो उसकी पीडीएफ भेज दो नोट्स वाली। मैं नहीं भेजूंगा फिर, ठीक है? ये पीडीएफ वीडीएफ ओके भेजनी सर। होती तो मैं स्लाइड पहले से बना के लाता, और मैं इतनी मेहनत नहीं करता फिर। मैं बस डिक्टेट कर देता सामने से और पढ़ा देता और समझा देता, बस हो गया।
तो जब मैं कुछ एफर्ट कर रहा हूँ तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा सिंसियरली लो ना, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम यस से ऐसा सर। मत करना। अब इसके जो भी नोट्स आपने नहीं बनाए दोबारा से रिकॉर्डिंग देखना और उसके नोट्स बनाना पहले। चलो ठीक है। चलो अब कौन बताएगा नेक्स्ट? प्राची आप बताओ। So kg m to the power minus 1 second to the power minus 1 upon a into s. अपॉन ए इंटू एस। Second. हाँ तो ऊपर तो सेकंड की पावर -2 ही रहेगी ना, 1 कैसे हो गई? हाँ सर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल नहीं होगी। कैंसिल कैसे हो जाएगी भाई? ये -2 है, ये 1 है। 2 और 1 होती तब कैंसिल होती ना। सेकंड की पावर नीचे +1 है, ऊपर -2 है, तो जब भी डिवाइड में होते हैं कोई भी पावर वाले जो बेसिस हैं तो आप क्या करते हो? आप पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ये केजी मीटर पर सेकंड -2 -1 हो जाएगा ना, ये नीचे वाली पावर ऊपर आके -1 हो जाएगी। और नीचे क्या बचा? एम्पेयर बचा। उसके बाद ये क्या बचेगा? ये कुछ नहीं है, ठीक है? ये केजी मीटर सेकंड की पावर -3 ए की पावर -1, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती है, हमने तो बेस यूनिट में कैलकुलेट करा है। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलाम, मतलब ये जो फोर्स अपॉन चार्ज वाला जो फॉर्मूला था उसी को आप यूज करके न्यूटन पर कूलाम भी लग सकते हो, क्योंकि फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। ठीक है। और एक और इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला होता है E = V/d करके। ठीक है, जहां पे V आपका क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है, D क्या होता है? आपका डिस्टेंस होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी एक और यूनिट बन जाती है वोल्ट पर मीटर, तो इसे भी लिख लेना। वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट इसकी होती है जो हम जनरली यूज करते हैं, और न्यूटन पर कूलाम भी करते हैं। ये तो मैंने आपको बेस यूनिट में निकालना बताया, इसका यूज नहीं होता। लेकिन अभी जो हम इसको यूज करेंगे वो आपको अभी आगे पता लगेगा कि कहां पर करने वाले हैं। ठीक है, चलो डेंसिटी का बता दो जल्दी से, इजी सा है, कोई भी बता केजी दो। मीटर kg केजी per मीटर meter cube. केजी मीटर क्यूब माइनस Cube. ठीक है, -3 या माइनस पावर इसमें -3 होगी। ठीक है, तो ये इसका डेंसिटी का हो गया। ठीक है, चलो। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी, जिसको अभी तक भी ये कुछ पल्ले नहीं पड़ा है, जिसने क्लास वगैरह पहले की मिस करी है, तो प्लीज पहले के लेक्चर्स देख के इसको दोबारा से एक बार देख लेना। आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कुछ डाउट होगा तो कल पूछ लेना, ठीक है? तो अभी इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत जो करी है वो क्यों करी है, वो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये है हमारा जो टॉपिक, वो है डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायमेंशनल एनालिसिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना आपका इस चैप्टर से, बेसिकली इसी के ऊपर पूछा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर। मतलब ये चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी भी एग्जामिनर को किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछना होता है इस चैप्टर से, किसी ने बोल दिया कि भाई इस चैप्टर से तो एक क्वेश्चन आपने देना ही देना है, तो वो क्या करता है? वो इसी टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन देता है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये जो है ये क्वेश्चन इस चैप्टर का भी है और सारे चैप्टर्स का भी है। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वो बोलेगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपको इसका बताना है। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली होता क्या, उसको समझते हैं। तो आपने जो है कल 7 बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, 7 बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पहला होता है लेंथ। लेंथ की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? मीटर में होती है। हम उसको मीटर में मेजर करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। उसी तरीके से मास, चलो मास यहाँ लिख लेते हैं ऊपर। मास जो होता है उसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, और केजी से हम क्या करते हैं? उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर टाइम जो है उसको हम सेकंड्स में काउंट करते हैं, और स्मॉल एस से या फिर SEC इससे डिनोट कर सकते हैं। तो लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। उसके बाद क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम मोल में मेजर करते हैं, और स्मॉल MOL से हम इसको डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट को। ठीक है, फिर हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसको जो है हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, और कैपिटल A से इसको डिनोट करते हैं, या फिर कैपिटल A स्मॉल MP से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया। उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, या टेम्परेचर बोल लो।
तो ये जो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है इसको हम केल्विन में मेजर करते हैं और कैपिटल के से इसको डिनोट करते हैं। और एक जो लास्ट में बच गया है वो मुझे बताएंगे, कौन बताएगा भाई? संजना, आप बताओ, संजना बेस्ट। संजना आवाज आ रही है? The luminous intensity. हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या होती है इसकी? Candela. कैंडेला, ठीक है। तो लूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला इसकी यूनिट होती है, स्मॉल सी डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये हमने कल 7 बेस यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। तो हमें क्या करना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब ये होता है जैसे आपसे बोला जाए कि आप जो है एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, ठीक है। तो कुछ सिंबल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, यूनिट्स जो हम बनाते हैं, जो हमने अभी तक जो हमने काम करा, बेस यूनिट्स बनाई, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज की, वर्क की, पावर की, एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स, जितनी सबकी बनाई, उसी की आपसे क्या पूछे जाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाता है। और डायमेंशनल फॉर्मूला पता करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी बेस यूनिट्स मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए यहाँ पर कुछ सिंबल्स होते हैं, आप इन्हें डायमेंशनल सिंबल्स बोल सकते हो, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं। तो मास के लिए जो है आप कैपिटल एम यहाँ पर यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद लेंथ के लिए जो है आप यहाँ पर कैपिटल एल यूज करते हो। टाइम के लिए जो है आप यहाँ पर कैपिटल टी यूज करते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इसके लिए आप ये मोल ही यूज करोगे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट के लिए आप यहाँ पर कैपिटल ए यूज करते हो सिंबल। टेम्परेचर के लिए आप कैपिटल के ही यूज करोगे, ठीक है, जो उसकी यूनिट होती है वैसे। और इसके लिए आप सी डी यूज करोगे। तो ये जो सी डी और ये जो मोल है ये जनरली यूज नहीं होते। जनरली हमारे 5 यूनिट से ही हमसे डायमेंशनल जो फॉर्मूला है वो पूछे जाते हैं। ये मोल और कैंडेला आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें इसका यूज किया गया हो, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर पूछा जाता है, मान लो बहुत रेयर केस ऐसा हो गया, तो आपको मोल MOL स्मॉल में यूज करना है और CD स्मॉल में यूज करना है। बाकी मास अगर कहीं पर आपको दिखता है, किलोग्राम आपको यूनिट दिखती है, तो उसके लिए कैपिटल M आप यूज करोगे। लेंथ आपको दिखता है कहीं पर, मीटर दिखता है आपको, ठीक है, मीटर की यूनिट कहीं पर दिखती है तो कैपिटल L आप यूज करोगे, क्योंकि कैपिटल L का मतलब क्या है, लेंथ। और टाइम अगर आपको दिखता है सेकंड्स में कहीं पर भी, तो आप कैपिटल T यूज करोगे। इलेक्ट्रिक करंट कहीं दिखता है तो कैपिटल ए यूज कर लोगे एम्पेयर में। और टेम्परेचर अगर कहीं दिखता है तो कैपिटल के यानी कि केल्विन के लिए के यूज कर लोगे। अब इसको करना कैसे है, जैसे मान लो आपसे बोला जाए कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल यूनिट फॉर, ठीक है, मान लो क्वेश्चन है कि फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मान लो फोर्स है, ठीक है। फोर्स के लिए हमें क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो यहां पर क्या है, जो इसका ऑर्डर रहता है वो बेसिकली MLT के फॉर्म में रहता है, ठीक है। MLT, उसके बाद जो भी और अगर कोई और यूनिट अगर उसमें आ रही है, मान लो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट आ रही है या टेम्परेचर आ रहा है केल्विन में, तो फिर उसको आगे लिख देते हैं। लेकिन MLT जो है ये ऑर्डर हमारा इस तरीके से रहता है। उसके आगे अगर आपकी और भी यूनिट्स हैं उसमें, तो आप आगे उनको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, लेकिन MLT इसको आपने ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है, MLT फॉर्म में। तो आपको करना कैसे, जैसे फोर्स है आपके पास, तो फोर्स को आपको सबसे पहले बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास जो होता है वो केजी में होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होता है। इसको मैं ऊपर ले आऊंगा सेकंड स्क्वायर को, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, केजी मीटर सेकंड की पावर -2। अब यहां पर जिसके ऊपर पावर नहीं है आप इसके ऊपर 1 1 लिख सकते हो, केजी की पावर 1 हो गई और मीटर की पावर 1 हो गई। अब कुछ नहीं करना है, बस ये जो बेस यूनिट निकाली है इसी को MLT के टर्म्स में लिख देना है। केजी जो है, केजी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है, और मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा लेटर यूज करते हैं, कैपिटल M करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर केजी की पावर 1 है तो यहाँ पर M की पावर भी 1 हो जाएगी। उसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर वो है मीटर।
यानी कि मीटर की पावर 1 है, और मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की यूनिट है। और लेंथ को रिप्रेजेंट करने का जो टर्म होता है वो क्या होता है? लेंथ का कैपिटल एल होता है, इसलिए कैपिटल एल की जो पावर है वो यहाँ पर 1 हो जाएगी। सेकंड जो है वो किसकी यूनिट होती है? टाइम की यूनिट होती है, तो मैंने कैपिटल टी यहाँ पर टाइम के लिए यूज कर लिया, और उसकी पावर यहाँ पर कितनी दिख रही है आपको? -2 दिख रही है। तो ये हो गया, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो आपने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये ब्रैकेट में ही लिखना होता है, ये जो बिग ब्रैकेट्स होते हैं इनके बीच में ही इसको लिखना होता है, बिना ब्रैकेट के इसको मत लिखना। वैसे तो आपका एमसीक्यू टाइप पेपर होगा, बट फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मान लो अगर एग्जामिनर क्या करता है, अलग अलग तरीके से लिख देता है, एक में ब्रैकेट लगाता है, एक में नहीं लगाता, तो जिसमें ब्रैकेट लगा होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? m⁻1 l⁻1 t⁻²। ठीक है, और अगर मान लो चारों ही ऑप्शंस में ब्रैकेट नहीं लिखा, तो जो ये होगा m⁻1 l⁻1 t⁻², वो वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और मतलब इसका जो है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है m⁻1 l⁻1 t⁻²। अगर आपको ऐसा भी कहीं ऑप्शन मिलता है तो फिर आप इसको भी सही करोगे, ऐसा नहीं कि गलत है। ठीक है, मतलब ये है कि कहीं ऐसी सिचुएशन दे दी जाए कि कहीं किसी में एक में ब्रैकेट लगा है और किसी एक में नहीं लगा है, तो आप ब्रैकेट वाले को टिक करना, वो ज्यादा स्पेसिफिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और अगर किसी में ब्रैकेट नहीं लगा, तो अगर पावर्स सबकी बराबर, मतलब पावर्स बिल्कुल सही है सबकी, तो वो वाला करेक्ट आंसर होगा। और कई बार जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मान लो 1 पावर जो है वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर कोई पावर ना हो तब भी हम उसको 1 मानते हैं, और 1 हो और अगर हम ना भी लिखें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो m⁻1 l⁻1 है, तो मैं पावर को इग्नोर कर देता हूँ, मुझे नहीं लिखना है उसको, तो आप इसको एग्जाम में ऑप्शंस में ऐसे भी देख सकते हो, ml और फिर t⁻², या फिर आप इसको ब्रैकेट के अंदर भी देख सकते हो इस तरीके से। तो ये कुछ 4 तरीके हैं जिसमें आपको ये देखने को मिल सकता है। बेसिक चीज यहाँ पर यही है कि पावर्स आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, पावर अगर किसी के ऊपर नहीं है तो वहां पर 1 लिखा होगा, 1 जो है, मतलब पावर अगर किसी के ऊपर नहीं है तो मतलब इसका है कि उसकी पावर क्या है? 1 है। आपको खुद से समझ जाना है, और 1 अगर स्पेसिफाई करके लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा है तब भी आपको समझ जाना है कि पावर 1 है। तो ये होता है एमएलटी टर्म्स में इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना। ठीक है, और अगर मान लो कोई ऐसे हमारे पास जो है क्या बोलते हैं, मान लो हमारे पास कोई इस तरीके का डायमेंशनल फॉर्मूला है जिसमें लिखा है t⁻⁻1, खाली बस इतना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर m की पावर 0 है और l की पावर 0 है, क्योंकि यहाँ पर m और l अगर दिए ही नहीं है तो आप m की पावर 0 और l की पावर 0 कंसीडर कर सकते हो, बिकॉज किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इंटू 1 इंटू t⁻⁻1 वो हमेशा t⁻⁻1 के बराबर ही होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वो आपकी इसके, या जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो t⁻⁻1 जैसा हो सकता है। ठीक है, और ये t⁻⁻1 जो आपका है ये किसके लिए होता है? ये पर सेकंड है, क्योंकि टाइम t जो है किसके लिए यूज करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं, और टाइम जो हमारा ऐसा यूनिट में होता है क्या होता है? सेकंड होता है। तो पर सेकंड जो यूनिट होती है वो आपकी किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी की होती है। ठीक है, जो आप साउंड वगैरह चैप्टर में पढ़ते हो, फ्रीक्वेंसी, जिसे आप हर्ट्ज भी बोलते हो, इसी पर सेकंड को आप हर्ट्ज बोलते हो। ठीक है, तो ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट करके दिया जा सकता है। अगर m और l वाले टर्म्स नहीं है या बाकी और कोई टर्म्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि उनकी पावर 0 है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर t⁻⁻1 लिखा हो या m की पावर 0, l की पावर 0 या और t की पावर -1 ये लिखा हो, दोनों चीजें सेम है। ठीक है, क्या सभी को ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है, चलो एक दो और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। तो सेकंड एग्जांपल सपोज मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, सेकंड एग्जांपल सपोज मेरे से बोला गया कि आप जो है एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो बताओ क्या होगा। तो एरिया आपको पता है, एरिया का फॉर्मूला आप कोई भी यूज कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ कर लो, और साइड स्क्वायर कर लो, कुछ भी यूज कर लो। तो मान लो मैंने लेंथ इनटू ब्रेथ ले लिया, कोई भी एरिया का फॉर्मूला ले सकते हो, यूनिट सबकी सेम होगी। तो लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे तो लेंथ इनटू लेंथ, यानी कि लेंथ अगर आप मीटर में ले रहे हो ऐसा यूनिट में, उसको आप मीटर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एरिया की जो यूनिट है क्या आ जाती है? मीटर स्क्वायर आ जाती है। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ गई। अब मीटर स्क्वायर मेरी क्या है? मीटर जो है वो बेस यूनिट्स के टर्म्स में आ गई है, तो मेरे को अब यहीं पर इसको छोड़ देना है। उसके बाद मैं एमएलटी की टर्म्स में लिखूंगा। ठीक है, मैंने लिखा m, फिर मैंने लिखा l, फिर मैंने लिखा t। अब m यानी कि मास, यानी कि केजी, क्या मेरे को यूनिट यहाँ पर दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो यानी कि केजी जब है नहीं तो m की पावर में यहाँ पर 0 लिख दूंगा। ठीक है,
फिर नेक्स्ट मेरे पास टर्म आया यहाँ पर एल। एल यानी कि लेंथ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। क्या मेरे को मीटर की कोई यूनिट दिख रही है? क्या मेरे को लेंथ की कोई यूनिट दिख रही है? हाँ दिख रही है, मीटर स्क्वायर है, यानी कि लेंथ की पावर यहाँ पर 2 है, तो एल के ऊपर 2 लिख दूंगा मैं। और मेरे को क्या यहाँ पर टाइम जो टी है, टी हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। तो टी के लिए क्या मेरे को कोई भी टाइम की यहाँ पर यूनिट दिख रही है? कोई भी सेकंड की यूनिट दिख रही है? यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगा? 0 कर दूंगा। तो ये जो है मेरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m0 l⁻², t⁻0। ठीक है, या तो आप ऐसे लिखो, या फिर ऊपर जैसे मैंने ब्रैकेट में लिखा है वैसे लिखो, या फिर आप इसको सीधे सीधे l⁻² लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि m⁻0 t⁻0 1 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है l⁻² ब्रैकेट में। अगर इनमें से आपको कोई भी ऑप्शन इसके लिए मिलता है एरिया के डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए, तो आपके चारों सही रहेंगे। चारों में से आपको कोई भी करेक्ट मिलता है तो आप उसको करेक्ट आंसर मान लोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा हो ना लगा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंगल खाली एल के टर्म्स में लिखा है, एम टी नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और एम और टी साथ में एल के लिखे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरल जो सही तरीका होता है वो एम एल टी के टर्म्स में ही होता है। मतलब अगर एम और टी नहीं है तो आप उसकी पावर 0 कर दो। सही तरीका जो है वो यही होता है। बाकी एग्जाम में जो है वो फिर आपका कैसे भी तरीके से आ सकता है, इन चारों में से कोई भी तरीका जो है ऑप्शंस में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अब मेरे को ये वाला बताओ नेक्स्ट, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ क्या होगा जल्दी से। सर l⁻3। ठीक है, ठीक है, तो l⁻3 हो जाएगा, या फिर आप बोलो m⁻0 l⁻3 और t⁻0। अब देखो वॉल्यूम में आपको इतना सोचना नहीं था, क्योंकि वॉल्यूम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोई भी फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम की जो यूनिट आती है वो क्या आती है? मीटर क्यूब आती है। और मीटर क्यूब जो है वो आपकी क्या है? लेंथ की यूनिट है। तो अगर मैं एम एल टी यहाँ पर लिख लेता हूँ एम एल टी के टर्म्स में, तो एम यानी कि मास, मास की कोई यूनिट यहाँ पर है नहीं, केजी यहाँ पर है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा। एल यानी कि लेंथ की यूनिट मीटर यहाँ पर है, उसकी पावर 3 है, तो वो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। और टी यानी कि टाइम है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो सेकंड मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रहा यूनिट में, तो उसकी पावर भी 0 हो जाएगी। तो या तो आप ये तरीके से लिख लो m⁻0 l⁻3 t⁻0, चाहो तो इसको ब्रैकेट में करके लिख लो इस तरीके से। ठीक है, या फिर चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो? l⁻3 लिख सकते हो सीधे सीधे, या फिर l⁻3 ब्रैकेट में लिख सकते हो। चारों तरीके आपके सही है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है वो है वर्क। अब वर्क का जो है मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से सभी लोग। अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, जो कैलकुलेट कर लेगा शांत रहना, ठीक है? हो गया सभी का? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो अब मैं पूछ लेता हूँ। तो दिव्या आप बताओ क्या होगा? m⁻1 l⁻2 s⁻²। l⁻2 फिर s⁻²। s की पावर नहीं, t की पावर बोलोगे आप, क्योंकि s तो सेकंड यूनिट है ना, t की उसके लिए पावर, हाँ। रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल है टाइम के लिए वो कैपिटल टी है। ठीक है, तो बताओ सही है यस भाई? ये सर। यस सर। यस सर। सभी का ये आ रहा है ना?
यस ठीक है, सर। तो यही आएगा। तो अब ये कैसे आया, हम वर्क के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बेस यूनिट्स में अगर कैलकुलेट करें, फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ फिर से, मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूँ, इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास क्या होता है, मास की यूनिट केजी होती है, एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है यानी कि मीटर। तो ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, केजी लिख सकता हूँ, फिर मीटर इंटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला जो एस की पावर 2 है, जब ये ऊपर आएगा तो एस की पावर क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। अब ये बन गया। अब मेरे को सारी की सारी यहाँ पर बेस यूनिट लिखनी है, तो मैं एमएलटी के टर्म्स में लिख लेता हूँ इसको। एमएलटी, एम यानी कि मास, मास यानी कि केजी। तो केजी मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, केजी की पावर कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है। केजी की पावर यहाँ पर 1 है, तो यानी कि मास की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगी, कैपिटल एम की पावर 1 हो जाएगी। एल यानी कि लेंथ, लेंथ किस में मेजर होता है, मीटर में होता है। क्या मेरे को मीटर की यूनिट दिख रही है, दिख रही है। तो मीटर क्या है, स्क्वायर में है, यानी कि मीटर की पावर 2 है, यानी कि लेंथ की पावर भी यहाँ पर 2 हो जाएगी। और फिर है नेक्स्ट यहाँ पर टाइम। तो सेकंड टाइम जो है, टाइम मेरा सेकंड में मेजर होता है, और सेकंड की मेरे को यहाँ पर पावर -2 दिख रही है, यानी कि टाइम जो कैपिटल टी से मैंने डिनोट करा है उसके लिए मैं टी की पावर -2 यहाँ पर लिखूंगा। तो ये जो है मेरा यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, m टू द पावर l, सॉरी m टू द पावर 1, l टू द पावर 2, t टू द पावर -2। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो लिखा हुआ, अगर ये ml2 t टू द पावर -2। ठीक है, हो सकता है 1 जो है उन्होंने स्पेसिफाई ना करा हो आपके ऑप्शंस में। तो अगर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि m की पावर 1 ही है वो। अगर m नहीं लिखा है तो इसका मतलब m की पावर 0 होता। और अगर m लिखकर उन्होंने साइड में दे दिया है तो इसका मतलब m की पावर 1 है, क्योंकि 1 पावर जो है हर बार लिखना जरूरी नहीं होता। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। चलो ये बता दो इजी सा, डेंसिटी, डेंसिटी का बताओ जल्दी से। अब मुझे कशिश भट्ट बताएंगे, कशिश भट्ट आप बताओगे मेरे को इसका डेंसिटी का। ठीक है, दीक्षा का हो गया। और कशिश बताओ, हो गया कशिश भट्ट? नहीं हुआ, जल्दी करो, सबका हो गया है। आप इतना पीछे कैसे हो? कंचन का हो गया, उत्तिष्णा का हो गया, और इसका हो गया। उत्तिष्णा का हो गया, दिव्या का हो गया, सबका हो गया। ठीक है, तो कशिश ने बोला है m टू दी पावर 1, l टू दी पावर -3। क्या यही है सभी का? यस यस सर। यस ठीक है, सर। यस सर। क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, और वॉल्यूम की यूनिट जो होती है क्या होती है, मीटर क्यूब होती है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, केजी मीटर की पावर -3। और केजी और मीटर दोनों ही क्या है, बेस यूनिट्स हैं, तो इनको हमें फर्दर चेंज कुछ भी नहीं करना। तो केजी के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, केजी क्या है, मास होता है, मास के लिए कैपिटल एम, मतलब एमएलटी में पहले से लिख लेता हूँ। अब मास जो है वो यहाँ पर केजी कितना है, 1 है, तो एम की पावर 1 हो गया। एल जो है यानी कि लेंथ, लेंथ हमारी मीटर में मेजर होती है, उसकी पावर -3 है, यानी कि एल के ऊपर -3 आ जाएगा। टी यहाँ पर टाइम का कोई टर्म है नहीं, यानी कि सेकंड की कोई यूनिट हमें नहीं दिख रही, तो टी के लिए हम यहाँ पर 0 लिख देंगे। तो ये जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो आप इसको या तो ऐसे लिख लो, n टू द पावर 1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 0, या फिर आप इसको सिंपली ऐसे लिख लो, m टू द पावर 1, l टू द पावर -3, या फिर आप इसको लिख लो m l टू द पावर -3। और शॉर्ट अगर आपको करना है तो ये हो गई, कैसे भी लिख सकते हो।
ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है ये टॉपिक समझ आ गया है। तो एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर मैं आपको इसी का कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार देख लूँ कौन कौन सी यूनिट्स हमने कर ली थी ऊपर। चलो इसकी बता दो। चलो अब मेरे को नेक्स्ट बताओ, यहाँ पे चार्ज के लिए चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या होगा। ठीक है भाई, हो गया सभी का। चलो मैं पूछ लेता हूँ, किससे पूछा जाए। ठीक है, जिया आप बताओ। जिया। TA। ठीक है, चलो सही है। ठीक है, TA बोलो या AT बोलो, क्या यही आ रहा है सभी का। यस यस सर। सर। ठीक है, यस सर। तो चार्ज हमने पढ़ा था क्या होता है, Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है। और आई यानी कि करंट जो है वो हम एम्पेयर में मेजर करते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं एम्पेयर लिख लेता हूँ और ये टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकंड हो गई, तो मैं इसको एमएलटी के फॉर्म में एक बार लिख लेता हूँ, एमएलटी में लिख लेता हूँ। तो मास यानी कि केजी मेरे को यहाँ पर यूनिट नहीं दिख रही, तो एम की पावर जीरो हो जाएगा। एल यानी कि लेंथ मीटर में होता है, मीटर का मेरे को कोई टर्म नहीं दिख रहा, तो उसकी पावर भी जीरो हो जाएगा। और टाइम यानी कि टाइम जो है सेकंड में मेजर करते हैं, तो सेकंड मेरे को एक यहाँ पर दिख रहा है, तो टाइम की पावर वन हो गई। अब क्या है, एम्पेयर मेरे पास एक और एक्स्ट्रा यूनिट आ गई है, तो उसको मैं क्या करूंगा, टी के जस्ट बाद लिखूंगा। तो मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल ए लिख दिया, बिकॉज अभी हमने पढ़ा था अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट दिखाई दे तो कैपिटल ए से शो करना, टेम्परेचर दिखाई देगा तो कैपिटल के उसका सिंबल है, मोल दिखाई दे अगर तो MOL से शो कर सकते हो आप, और अगर कैंडेला दिखाई देता है तो CD से आप शो कर सकते हो। ठीक है, बट जनरली मोल और कैंडेला कहीं दिखते नहीं है, मोल बहुत रेयर केस में आपको दिखेगा कहीं पर अगर आया भी। ठीक है, तो ये हो गया। तो एम्पेयर जो है यानी कि इसको भी हम इसकी पावर वन शो करेंगे, बिकॉज एम्पेयर की पावर हमें यहाँ पर बेस यूनिट में वन दिख रही है। तो ये जो है ये आपका इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, अगर आप इसको पूरी सही तरीके से ऐसे लिखते हो, या फिर आप इसको सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हो, TA। अब पावर वन आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, नहीं लिखोगे तब भी वो पावर वन ही है, और लिख दोगे तब भी वो पावर वन ही है। तो ये आपका TA हो गया, या फिर आप m टू द पावर जीरो, L टू द पावर जीरो, T टू द पावर वन, A टू द पावर वन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ये करना होता है। अब मेरे को ये बताओ, क्या कोई आप में से ऐसा है जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया डायमेंशनल फॉर्मूला का, कोई भी है ऐसा। कोई भी नहीं है, मतलब सबको समझ आ गया अच्छे से। यस सर। ठीक है, ठीक है, चलो फिर अब अपने होमवर्क के लिए क्वेश्चंस लिख लो। आपको सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जो भी है, तो अब मैं आपको क्वांटिटीज दे रहा हूँ, फिजिकल क्वांटिटीज जिसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट जो है वो है आपका, और इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्टली आप जो आपने जो बेस यूनिट्स ऊपर कैलकुलेट करी है डायरेक्टली आप उसे यूज नहीं करोगे, आप वो वाली बेस यूनिट बिल्कुल स्टार्टिंग से कैलकुलेट करोगे, सो दैट आपको बेस यूनिट का भी रिवीजन हो जाए। बिकॉज वो सारी तो मैंने सॉल्व करी है, जैसे रेजिस्टेंस का मैंने निकाल के दिखाया, ओम का भी मतलब कुछ कैंडिडेट्स ने निकाल लिया था, कुछ ने नहीं निकाला था। तो जिसने नहीं निकाला था, या मतलब सभी ने क्या करना है, दोबारा से सारी चीजें करनी है।
स्टार्टिंग से आप क्या करोगे, पहले उसका फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूला को ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक करोगे कि जो उनकी यूनिट है वो बेस यूनिट्स में कन्वर्ट हो रही है। उसके बाद जब आपको फाइनल एक बेस यूनिट मिल जाएगी, फिर आप जो है डायमेंशनल फॉर्मूला उसका बनाओगे। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से करना है, सबको सॉल्व करना है, कोई भी डायरेक्टली नहीं करेगा। और मैं कल जो हूँ किसी से भी फिर मैं, जिससे अगर मैं पूछूंगा तो मैं सॉल्यूशन की जो ग्रुप में फोटो है वो भी मैं आपसे मांगूंगा देखने के लिए कि आपने खुद से करा है या नहीं करा है, या फिर आपने बस गूगल सर्च से ढूंढ के कर लिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन पूरा खुद से करना है। तो फर्स्ट यूनिट जो यहाँ पर है वो है आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, जो कि क्या था, कैपिटल आर। उसके बाद है स्ट्रेस। ठीक है, हमने करा था ये भी। उसके बाद है आपका रेजिस्टिविटी। ठीक है, रो। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे आप कैपिटल जी से डिनोट करते हो। ये हमने किया नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, जिससे आप पहले बेस यूनिट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो ये जो है कैपिटल जी किस फॉर्मूले में आता है, ये आता है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। तो जब हम 11th का जो चैप्टर नंबर 6 है ग्रेविटेशन, वो जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ये अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो मैं बता देता हूँ। तो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो कोई भी अगर दो मासेस हैं m1 और m2, तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ जी, वो जो लगता है वो होता है आपका जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है उन दो मासेस के बीच में। ठीक है, तो ये एफ जी क्या है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स है एक तरीके का। तो अगर मान लो ये कोई दो बॉडीज होती है यहाँ पर, ठीक है, ये एम वन हो गई, ये यहाँ पर एम टू हो गई, और अगर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर आर है, तो हम क्या करते हैं, इनमें जो मतलब m1 m2 पे जो फोर्स लगा रही है, या m2 जो m1 पे फोर्स लगा रहा है, वो हम fg से डिनोट करते हैं, जिसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो m1 m2 तो आपके मासेस हो गए, मास आप किस में लेते हो, केजी में लेते हो। r आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की लेंथ होती है जिसे आप मीटर में लोगे। ठीक है, और फोर्स का आपको पता है किस में होता है, न्यूटन में होता है, एफ। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके आप g के बराबर इसको रखोगे, g एक तरफ ले जाओगे, और g को फिर बेस यूनिट के टर्म्स में पहले निकालोगे, और उसके बाद जो है g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, क्या सभी को ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो जिसने नोट नहीं करा जल्दी से नोट कर लो, और फिर कल मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर ठीक है, कर लिया है नोट, तो अब लीव कर सकते हो। ओके, टेक केयर एवरीवन। ओके, बाय बाय।